चर्चा थी कि अगर इस बार मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत मिलता है तो कहीं ना कहीं संविधान भी खतरे में पड़ सकता है। और इसके कारण भी थे, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में ये सरकार चली, केंद्र की हो या इधर प्रदेश की, जिस प्रकार का एक तानाशाही रवैया इस सरकार का था, तो सभी को आशंका थी अगर फिर पूर्ण बहुमत की एक सरकार केंद्र में बनती है तो जो आम आदमी के अधिकार है, जो नागरिक के अधिकार है, उसको छीनने का भी काम ये सरकार कर सकती है। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो गांव में बैठा हुआ बुजुर्ग भी था वो भी इस मुद्दे की चर्चा कर रहा था, और आपने बहुत लंबे समय बाद सही मुद्दों का आधार बनाकर वोट डालने का काम किया और कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के रूप में देखते हुए यहां पर भी और लोकसभा के अंदर 5 हमारे सांसद भेजने का काम किया। तो इसके लिए मैं आपको फिर से बधाई देना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा कि एक अहम चुनाव था और उस चुनाव के जो परिणाम आए उसका असर अभी से आपको दिखाई भी देने लग गया होगा। अभी जो हाल में लोकसभा का सत्र चल रहा है, लंबे समय बाद आपको दिखाई दिया होगा कि जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस के नेता हो राहुल गांधी जी, चाहे हमारे नेता हो दीपेंद्र हुड्डा जी, चाहे दूसरी विपक्षी पार्टी के मुख्य नेता हो, मोदी सरकार से आंख मिलाकर अहम मुद्दों पर सवाल करने का काम कर रहे हैं, उनसे जवाब मांगने का काम कर रहे हैं। आज मोदी सरकार कटघरे में है, आज उनको जवाब देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ये फर्क होता है आपकी उस वोट की ताकत का है। प्रजातंत्र में इससे बड़ा हथियार नहीं, और इसका इस तरह के हथियार को अगर सही इस्तेमाल करें, एक मजबूत विपक्ष जो आपने दिया है, उस मजबूत विपक्ष का जो परिणाम है वो अभी से आपके सामने आ गया। अगर आप एकजुट हो जाएं, जिस एकजुटता के साथ आपने अभी वोट डालने का काम किया है, तो मैं मानता हूं बड़ी से बड़ी सरकार की नींव को हिलाने का आप काम कर सकते हो। वो इस लोकसभा में आपने दर्शाने का काम किया। मगर ये केवल पहला पड़ाव हमने पार किया है। जो आपके मुद्दे हो, जिस प्रकार से किसान आंदोलन चला, 16 महीनों तक सड़कों पे बैठने के लिए तानाशाही सरकार ने आपको मजबूर किया, मगर ये पहला पड़ाव पार किया है। सबसे अहम पड़ाव है जो आने वाले 2-3 महीनों में विधानसभा का चुनाव होगा, उसके अंदर ये जो 10 साल की भाजपा जसपा सरकार रही, उसकी घर वापसी करने का काम आप लोगों ने करना है। सही मायने में तब आपकी जीत होगी, क्योंकि ये लोकसभा के बाद पहला विधानसभा का भी चुनाव होगा देश में। ना केवल हरियाणा प्रदेश की नजरें आपके ऊपर है, मगर पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि जो संदेश होगा वो केवल हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरी देश की राजनीति को प्रभावित करने का काम करेगा। और मैं मानता हूं हरियाणा में दिया हुआ जनादेश कांग्रेस के पक्ष में आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये जो केंद्र की सरकार है, इसको भी घाट फेंकने का काम कर सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूं एक अहम चुनाव है, अहम फैसला लेना है, मगर एक ही बात से सतर्क रहने की आवश्यकता है, खास करके इस क्षेत्र के अंदर। ये जो हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं 2, इनका जनाधार तो लोकसभा में जनता ने देख लिया, पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया, मगर ये केवल 2 कारणों के कारण ये चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का। पहली जो ये व्यापारिक और पारिवारिक पार्टियां हैं, मैंने राजनीतिक पार्टियां नहीं कहूंगा, ये व्यापारिक और पारिवारिक पार्टियां हैं, केवल अपने व्यापार को बचाने के लिए ये चुनाव में अपना वजूद बचाने के लिए चुनाव लड़ने आएंगे। मगर उससे भी बड़ा कारण है, और आप लोग सूझवान हो, जागरूक हो, इससे बड़ा कारण है कि पिछले दरवाजे से कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ये बात को भली भांति समझ लिया और आपने समझाने का काम किया कि भाई इस चुनाव के अंदर उन्हें समझ आ गया, जो देहात का वोट है, जो किसान का वोट है, जो मजदूर का वोट है, जो छोटे व्यापारी का वोट है, जो कर्मचारी का वोट है, जो पिछड़े वंचित का वोट है, आज की तारीख में वो उनसे खिसककर कांग्रेस पार्टी की तरफ नजरें बनाए बैठा है। और उन्हें समझ आ गया अगर किसी ना किसी तरीके से इस चुनाव में जीवित रहना है तो अंग्रेजों की नीति को अपनाना पड़ेगा। और वो नीति क्या थी? फूट डालो और राज करो।
तो इन पार्टियों के ऊपर ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका इस्तेमाल भाजपा केवल और केवल इस तरीके से आपके जो कांग्रेस का वोट है उसमें सेंधमारी कर सके, इसके लिए प्रयास कर रही है। और ये पार्टियां भी इसीलिए सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस प्रकार से जजपा का आप उदाहरण ले लीजिए, 2019 के अंदर ये जो पार्टी थी, उन्होंने चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर लगाकर राजनीति शुरू की। कहा कि हम किसान मजदूर के मुद्दों को ताकत देने का काम करेंगे, कहा कि हम भाजपा को घर वापसी करवाने का काम करेंगे, और जितनी भी ताकत आप लोगों ने दी, पहले मौके पे उनसे हाथ मिलवाने का काम किया। सरकार को जो आपकी ताकत है उनको गिरवी रखने का काम किया, और ये आपके सामने है। इसको कहते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार। दूसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार तो करते आए, मगर जो आपके वोट को गिरवी, मुद्दा किसी और था, वोट कहीं और बेच दिए, इसको कहते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार। उसके बाद जब किसान आंदोलन हुआ तो लोगों ने कहा, भाई आप तो कहते थे हम तो देवीलाल जी की नीतियों पर चलने वाली पार्टी है, और उस समय भी इन्होंने मुंह मोड़ने का काम किया। लोगों ने कहा हमारे साथ आके खड़े हो। उन्होंने कहा कि जो मलाई की कुर्सी है, हम तो इस पर बैठने का काम करेंगे। 4.5 साल उनके साथ लगे रहे, और उस समय किसान गुहार लगाते रहे, मगर ये इन्होंने सत्ता नहीं छोड़ी। और 4.5 साल बाद जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी के यहाँ उन्होंने बयान दिया था, केवल और केवल षड्यंत्र के माध्यम से। आपको याद होगा दीपेंद्र जी यहीं पर प्रांगण में आए थे, जो बड़ी विशाल रैली थी, और उस समय भविष्यवाणी कर गए थे कि भाई इनकी आपस में सेटिंग होगी, कुछ महीनों बाद जजपा भी सरकार से बाहर होगी, ताकि विपक्ष के जो कांग्रेस के वोट हैं उसमें सेंधमारी कर सके। इसको कहते हैं राजनीतिक भ्रष्टाचार। और ये पार्टियां आज आप फिर आपके सामने आके कहेंगी ये तो हमारा घर है, ये तो हमारा परिवार है। मगर जब इस परिवार को आपकी आवश्यकता थी, उस समय ये लोग सत्ता की मलाई खाने में तो केवल और केवल किस तरीके से जनता के वोट से जनता का शोषण और अपने परिवार का पोषण किया जाए। वहीं पर दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में उम्मीदवार उतारे, और उस समय ये कहा करते थे हम तो चुनाव जीतने जा रहे हैं, और सामने क्या आया, आपके सामने है केवल और केवल कांग्रेस के वोट को खंडित करने के लिए, ताकि भाजपा को फायदा हो। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा, जनता जागरूक है। ये चुनाव होगा भाजपा बनाम कांग्रेस पार्टी का चुनाव होगा। आपके पास 2 मुद्दों पे आपने केवल ध्यान देना है। एक तरफ भाजपा, जिसकी सही मायने में आप नीति समझ चुके हो, जितनी भी राजनीति है, जितनी भी नीति है, वो बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाई जा रही। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले कुछ सालों में स्पष्ट कर दिया है, हमारी राजनीति भी और हमारी नीति भी केवल और केवल जो किसान है, मजदूर है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, छोटा व्यापारी है, इन लोगों के लिए हमारी नीतियां आधारित है। हम सत्ता में आएंगे तो फैसले इनके हक में लिए जाएंगे। तो ये आपने देखना है, आपने अपने आप को जुटाने करना है या बड़े बड़े उद्योगपतियों को। आखिर में एक ही बात याद कराना चाहूंगा, जब ये चुनाव हुआ लोकसभा का, उससे पहले आम और आम एक चर्चा थी यहाँ पर, जो सिरसा लोकसभा में थी चर्चा कि भाई जो कांग्रेस पार्टी कम से कम 1 लाख वोटों से जीतने जा रही। और रोहतक के अंदर मैं मानता हूं चर्चा थी, जो बाहर से हमें आवाज आती थी चुनाव की घोषणा होने से पहले कि तकरीबन 2.25 लाख वोटों से रोहतक से हम जीतेंगे। मगर जब आपने मन बना लिया, जनता एकजुट हो गई, हाथ से हाथ मिला लिया, उसके बाद वही मार्जिन जो सिरसा में 1 लाख कहा करते थे, 3.25 लाख वोटों तक जा खड़ा हुआ। और वही रोहतक के अंदर जो आप 2.25 लाख की बात करते थे, 4.25 लाख तक जा खड़ा हुआ। तो मैं कहता हूं सर, जरूरत एक ही है, आपको अपनी ताकत को एकजुट रखना है। ये चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा का है, एकजुट रहोगे तो ऐतिहासिक बहुमत होगा। जो मीडिया के कर्मी अभी कहते हैं 55 से 60 सीटें कांग्रेस को आएंगी, ये एकजुटता जो है, जब तक चुनाव आएगा, जिस दिन नतीजे आएंगे, वो बढ़ते बढ़ते 75 से 80 भी हो सकती हैं। और जो मैं मानता हूं पहले जो रिकॉर्ड कायम है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का भी काम कर सकती है। एक मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार आपकी होगी, जहां पर ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो आपकी विकास की गति को, जिस तरीके से रोका गया इस सरकार को, उसको दोबारा गति देने के लिए, और जो आपकी परेशानियां हैं उसको दूर करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। तो आप सभी का फिर से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 0 से 5 सीट पे ले जाना, और जब
देश के अंदर 400 पार का नारा हो और हरियाणा के अंदर तमाम इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो उसके अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रणनीति ने ऐसा काम किया कि 5 सीटें तो जीते और 1-2 सीटें कोई 10-20 हजार वोटों के कमी से हम हार गए। परंतु आने वाला समय है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाला समय पूरा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ देख रहा है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिस प्रकार से पदयात्रा कर रहे हैं, जिस प्रकार से हरियाणा में माहौल बनाया है, उससे यह निश्चित तौर से तय हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जा रही है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और आप लोगों की सरकार आ रही है और फिर से वही दौर आएगा जिस दौर में अभी हुड्डा साहब ने एक बहुत अच्छी रणनीति के तहत 10 साल का हिसाब मांगा और नायक सिंह सैनी जी बौखलाए हुए हैं, इनके केंद्रीय नेतृत्व घबराए हुए हैं। वो कहते हैं कि हिसाब तो हम 10 साल पीछे का मांगेंगे और 10 साल पीछे का जब हिसाब मांग रहे थे उनको ये नहीं पता फतेहाबाद के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कराए हुए कामों को गिनवा दिया, हिसाब तो अपने आप उनके अफसरों ने दे दिया। हुड्डा साहब से वो क्या जवाब मांगे? मैं तो यही कहूंगा कि जैसे अगर मेरे हल्के कालांवाली की बात है, वो हिसाब मांगते हैं तो 5 साल के 10 साल के कार्यकाल में 14 बिजली घर देने का काम किया। आज तक रिकॉर्ड है 14 बिजली घर एक हफ्ते के अंदर। इन्होंने 2 आरोही स्कूल देने का काम किया। जलालना और झिड़ी के अंदर कालांवाली की एक मांग थी कि इसको सब डिवीजन बनाया जाए, सबसे बड़ी मांग। अगर सब डिवीजन बनाने का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कलम ने काम किया। तो साथियों, वो क्या हिसाब मांगेंगे हुड्डा साहब से? हिसाब तो अब जनता को उनको देना पड़ेगा, आने वाले जो विधानसभा चुनाव उसमें देना पड़ेगा और ऐसा जवाब हम देंगे कि आने वाले 10-20 साल भारतीय जनता पार्टी यहाँ से रास्ता भूल जाए, क्योंकि जिस प्रकार से किसान मजदूर पे अत्याचार किए हैं और अब क्या कर रहे हैं कि उन अत्याचार करने वाले जनरल डायरों को जिन्होंने गोलियां और लाठियां चलाई किसानों को, उसको ये कह रहे हैं कि हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। उन अधिकारियों को सम्मानित करने जा रही है सरकार जिन्होंने किसानों पर लाठियां चलाई। ये अंग्रेजों का शासन किस प्रकार से आया है, उसका बदला भी हरियाणा की जनता लेने जा रही है। तो मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी बातें हैं, और मैं एक ही बात कहूंगा कि हरियाणा के हित हैं वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। उनके रहते कभी कोई दंगे नहीं हुए, कभी कोई आंदोलन हुआ। अगर कोई आंदोलन हुआ तो उनकी सूझबूझ से उस आंदोलन को तुरंत बैठ के बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया। कांग्रेस पार्टी का जो मत प्रतिशत पहले लोकसभा में 28% मिला था, अब 47.6% पर हम पहुंचे हैं और जहां भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 58% था, वो घटकर के 46% तक पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी ने 90 के 90 विधानसभा में सारी की सारी 90 के 90 विधानसभा में पहले से ज्यादा मत प्रतिशत हासिल किया है। उसके लिए आपको बहुत बधाई देना चाहूंगा। पहले हम 0 पर आउट हो गए थे, अब हमें 5 सीटें मिली हैं। 3 सीटें हम बहुत कम मतों से हम हारे हैं। उसमें कई तरह की कई कमियां थी जिनको दूर करने का प्रयास होगा, लेकिन जहां 0 से हम 5 पर पहुंचे हैं, उसी तरह से 79 विधानसभाओं में हम हारे थे, बीजेपी जीती थी। हम केवल 10 विधानसभाओं में हमारी लीड थी, जिसमें 3 मेवात की थी, 4 रोहतक की थी और 3 सोनीपत की थी। 1 नारनौल से जेजेपी की लीड थी। बाकी 79 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी की लीड थी। और 79 में जो लीड थी वो आज 44 पर पहुंच गए। जहां पर हम 10 पे थे, आज हम 46 विधानसभा में पहुंचे हैं। ये इस बात का संकेत है
कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनाने जा रही है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, थोड़ी बढ़ जाओ, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो चुनाव सेंटर का था मोदी जी को लेकर के, मोदी जी का चेहरा, उनका झूठ जनता ने बेनकाब करने का काम किया। चाहे उन्होंने किसानों को एमएसपी के लीगल गारंटी देने की बात करी हो, चाहे किसानों को 2022 तक आमदनी दोगुनी करने की बात करी हो, चाहे इसमें कोई ऐसा गरीब नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, चाहे इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, इन्होंने कहा था कि देश में बुलेट ट्रेन चला देंगे, इन्होंने कहा था कि गंगा और जमुना को हम साफ कर देंगे, इन्होंने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, इन्होंने कहा था कि डीजल हम 30 रुपए लीटर बेच देंगे, इन्होंने कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए में देंगे, इन्होंने कहा था हम गैस का सिलेंडर 250 रुपए में देंगे। इनके झूठ को बेनकाब करने का काम जनता ने करने का काम किया है। अब आगामी चुनाव हरियाणा प्रदेश की जनता का है, हरियाणा प्रदेश ने भी इनके झूठ की पोल खोलने का काम करना है। आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से किसानों के साथ इन्होंने धोखा किया, किस तरह से हमारे 750 किसान क्यों हमारे बॉर्डर पर शहीद होने का काम हुआ। क्या कारण था कि हमारे जो किसान पंजाब के बॉर्डर पर, जो चाहे शंभू बॉर्डर हो चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, वहां पर जो जिस तरह से दीवारें खड़ी कर दी गई थी, जिस तरह से तार कशी कर दी गई थी, जिस तरह से ड्रोनों से हमला किया गया था, ठंडी पानी की बौछारें दी थी, रबर बुलेट से फायर किया गया था, पूरी तरह से उन किसानों के साथ ऐसा बर्ताव किया था जैसे कोई पाकिस्तान के हैं, दूसरे देश से आए हैं, वो अपने देश की राजधानी में नहीं जा सकते, उनके साथ ऐसा बर्ताव करने का काम किया था। और आपको बताऊं, उन किसानों के घावों पर नमक छिड़कते हुए इस सरकार ने फैसला लिया है, जो पुलिस अधिकारी, जो 3 एसपी और 3 डीएसपी जो इन बॉर्डर पर तैनात थे इस जुर्म को बढ़ाने के लिए, उनको राष्ट्रपति के अवार्ड, गैलेंट्री अवार्ड से उनको सम्मानित करने का इस सरकार ने फैसला लिया है, जो बहुत शर्म की बात है। इनको इस बात का सबक सिखाना है। ये आज भी किसानों से उसी तरह से नफरत कर रहे हैं जिस तरह से पहले करते रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ उन्होंने किया। हमारा भी कहा था डॉक्टर केवी सिंह ने, आपसे कहा था कि मैं जिस तरह से हमारा जो प्रदेश कांग्रेस का अभियान चल रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, तो क्या जरूरत नहीं है, क्या जरूरत नहीं है यह पूछने के लिए कि क्या कारण है कि हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर क्यों है। आज ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आज हरियाणा क्यों नशा का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, चिट्टा का बहुत बड़ा, आज पूरी तरह से जो रोजगार की जरूरत है वहां पर बच्चों को नशेड़ी बनाया जा रहा है। आज ये पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या कारण है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सामाजिक सुरक्षा सूचकांक में हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश क्यों बताया गया है। हरियाणा का लॉ एंड ऑर्डर क्यों पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। आज रोज 4 और 5 बलात्कार हो रहे हैं, 4-5 मर्डर रोज हो रहे हैं। आज व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है, जेलों से फिरौती की कॉल आ रही है, विदेशों से फिरौती की कॉल आ रही है। 5-5 विधायकों से भी फिरौती मांगी गई थी। आज पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट है, आज व्यापारी भयभीत है, आज हर व्यक्ति इनके कानून व्यवस्था से आज पूरी तरह से भयभीत है। आज पूछने की जरूरत नहीं है सरकार से, क्यों इस प्रदेश के अंदर 30 बार पर्चे लीक हुए हैं, क्यों हमारे युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है, क्यों पर्चे लीक हो रहे हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन और उनके 8 अधिकारियों को तो सस्पेंड होना पड़ा। HPSC का अधिकारी करोड़ों करोड़ों की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए।
इन्होंने कौशल विकास रोजगार निगम का नया अड्डा, नई ठेकेदारी शुरू की, जिसमें कोई पे स्केल नहीं, कोई तनख्वाह पूरी नहीं, आधी तनख्वाह भी नहीं है। उस आधी तनख्वाह में कच्ची नौकरी, कोई रिजर्वेशन नहीं, कोई मेरिट नहीं, पर्ची से जो नौकरी दी जा रही है, जहां के विधायक और मंत्री जो आरएसएस के अधिकारी जो पर्ची भेज देते हैं, उसको नौकरी लगा दी जाती है। कच्ची नौकरी। उस कौशल विकास रोजगार निगम के एमडी को भी सस्पेंड होना क्यों पड़ा है? वहां भी किस तरह से बोलियां लग रही थी, कच्ची नौकरियों की भी बोलियां लगी, कच्ची नौकरी की बोलियां ऐसे लगी जा रही। आज किस तरह से हमारे हरियाणा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया है। क्या कारण है कि 4800 स्कूल इन्होंने मर्ज कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, फिर भी आज भी लगभग 50,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग की जगह क्यों खाली पड़ी हैं? उन स्कूलों में कौन के किसके बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों में इस प्रदेश के दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित गरीब समाज, वंचित समाज, किसान और मजदूरों के वो बेटे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए। आज स्कूलों की क्या हालत कर दी है। आज 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है, आज 236 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, 326 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी तक नहीं है, 8240 स्कूल के कमरों की जरूरत है। लेकिन ये बेशर्म सरकार शिक्षा के बजट का भी 10,676 करोड़ रुपए सरेंडर कर देती है। हाई कोर्ट ने इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया, क्योंकि ये गरीब विरोधी है सरकार, ये दलित विरोधी है, ये पिछड़ा विरोधी है, इसलिए ये करते हैं। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो गरीब का बच्चा कोई डॉक्टरी करता था, एमबीबीएस में जाता था तो 42,000 रुपए साल की फीस थी। इन बेरहम सरकारों ने, इन खट्टर साहब ने 10 लाख रुपए साल की फीस कर दी। क्या 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? आज ये बात करते हैं। और इनका अमित शाह अभी आए थे बैकवर्ड क्लास का सम्मेलन के लिए, कह रहे थे कि हुड्डा साहब से मैं 10 साल का एहसान मांगूंगा। अरे बेशर्मी की भी कोई हद होती है। तुम ये कह रहे हो कि 259 लाख करोड़ रुपए हमने 10 साल में हरियाणा की सरकार को दिए। अब ये बताओ ये 15 लाख वाला जुमला था या इसमें सच्चाई थी? अरे हिंदुस्तान का बजट 48 लाख करोड़ का, और तुम कह रहे हो कि 259 लाख करोड़ हमने हरियाणा को दे दिया। फिर वो गया कहां? क्या कारण है कि जब 1966 में हरियाणा बना था, 2014 में 48 साल में हरियाणा पर 70,000 करोड़ का कर्जा था, आज वो कर्जा 4,51,892 करोड़ का क्यों पहुंच गया? आज कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,300 रुपए का कर्जा लेकर के क्यों पैदा हो रहा है? इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्या कारण है? इसका बंटा भार क्यों कर दिया है? इसके लिए कौन दोषी? आप हुड्डा साहब से साथ मांगे। हुड्डा साहब ने 81 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछाने का काम किया। आप बताओ कि आपने कितने के एक आध पिलर भी लगाया? एक आध पिलर लगाए हैं? हाँ, तुम्हारे झूठ की पोल खुली, तुम्हारे बजट में खोली। एक खट्टर साहब ने 26 जनवरी 2016 को ट्वीट करके कहा था कि फरीदाबाद से गुड़गांव तक की मेट्रो और हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। 8 साल हो गए। उस मेट्रो लाइन के लिए कहा था कि 5900 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 2021 तक पूरा हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि इसमें 32.14 किलोमीटर लंबी होगी, 12 रेलवे स्टेशन होंगे। अरे 2016 का वायदा 2024, अभी भी बजट में झूठी कौड़ी नहीं। और झूठ बोलने की इनकी हद देखो। पिछले 25 जून 2023 को
ये पलवल जिले के गढ़पुरी में गए थे। वहां क्या है, बल्लभगढ़ से पलवल तक की मेट्रो मंजूर, 4300 करोड़ रुपए लगेंगे इस पर, 12 किलोमीटर का होगा, 8 इस पे स्टेशन बनाए जाएंगे। वो है कहाँ हवा हवाई? वो बजट में कहीं हरियाणा का नाम ही भूल गए। हरियाणा का नाम पढ़ा था क्या? अभी बजट पेश हुआ, उसमें किसी ने सुना कि हरियाणा में कोई प्रदेश है इनकी निगाह में जहां इलेक्शन होने जा रहा है? वहां ये हालत है, वहां इनके झूठ की हालत है। हुड्डा साहब से हिसाब मांगी, 4 बड़े बिजली के कारखाने हुड्डा साहब ने लगाए, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके लगाए, 5400 मेगावाट का बिजली का उत्पादन किया और 2000 मेगावाट को सरप्लस बिजली दी थी। हुड्डा साहब ने 14 अगस्त 2008 को अडानी पावर के साथ समझौता किया था कि हरियाणा को 25 साल तक निर्बाध रूप से 2.94 प्रति यूनिट के हिसाब से 1424 मेगावाट बिजली प्रतिदिन हरियाणा को सप्लाई करनी होगी। एमओयू पर साइन थे। तो पूछो अपने यहाँ जो बिजली मंत्री के रूप में थे चौधरी रणजीत सिंह, वो अडानी पावर से क्या डील हुई इनकी और उनके मुख्यमंत्री की, इनकी सरकार की? ये लंबे पड़ गए। इन्होंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया कि ये हमें बचाओ। सारे हरियाणा में त्राही त्राही मच गई, कारखाने बंद हो गए, हमारे घरों में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की बिजली नहीं आई। इनको 11.5 रुपए तक, जो 2.94 यूनिट थी, वो 11.5 रुपए यूनिट तक बिजली खरीद करके लानी पड़ी थी। और इन्होंने बजाय अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, उनके द्वारा जो समझौता तोड़ा गया उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, करनी नहीं करनी चाहिए थी। इन्होंने सरेंडर कर दिया उनके सामने। और इन्होंने जो 2.94 हुड्डा साहब ने बिजली खरीदी थी उसको 3.28 रुपए कर दिया। जो 1424 मेगावाट थी उसको 1200 मेगावाट कर दिया। जो 6 महीने का 5-6 महीने का जो टाइम हुआ था उसमें 1144 करोड़ का हरियाणा को नुकसान वो हुआ था। रेट कम वाले से कई 1000 करोड़ पीछे हो गया। वो 1144 करोड़ रुपए अडानी से वसूलने चाहिए थे कि नहीं? वो 1144 करोड़ चौधरी रणजीत सिंह ने कैबिनेट की मीटिंग में प्लेट में रख करके क्यों रख दिया अडानी के सामने? लो महाराज, 1144 करोड़ अपने लो और हमें आप बिजली भी 294 के बजाय 328 में दे दो, हम ले लेंगे। और 1424 में देना चाहो तो 1200। इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। बहुत जागरूक लोग हैं आप, ये वोट काटू बहुत हैं यहाँ। ये सारे बीजेपी की ड्यूटी, ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। और बीजेपी के लिए जब भी राष्ट्रपति का चुनाव हो तो ये भागे भागे जाते हैं राष्ट्रपति के, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए। राज्यसभा का चुनाव आता है तो भागे भागे, फिर तो दादा पोते भतीजे सारे तीनों पीढ़ी वहां पहुंच जाती है कि बीजेपी को वोट देंगे। जब कहां चला गया? किसानों को धोखा देने का काम करते हैं। बात कर रहे थे ना कि मुकाबला किससे करेंगे? इनका मुकाबला तो नोटा से है ही नहीं। जनता ने पूरी तरह से नकार दिया इनकी नीतियों को, इनके कारनामों को। जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के इन लोगों ने राजनीति की है, इन्होंने अपनी विश्वसनीयता ही जनता से खो दी है। आज किस चीज का मांगे? एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेकर आए, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं लेकर आए, सारे प्रदेश को कर्ज के जाल में फंसा दिया इनको उखाड़ फेंकने के लिए। विधानसभा में जिस भी साथी का, जिस विधानसभा में कांग्रेस का निशान हाथ का पंजा हो, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जिस व्यक्ति को टिकट दे करके भेजे उसको यहां से विधायक बना करके भेज देना और आपकी सरकार बनेगी, 70+ सीटें लेकर के आएंगे।
और सरकार बनेगी आपकी और आपके सारे काम होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।